हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आई हूं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादक संपत्तियों में निवेश और व्यावसायिक उद्यमों में हितधारकों के रूप में प्रबंधन में भागीदारी है। द इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एज स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस एंटरप्राइजेस इज एफडीआई, एफआईआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एसडीआर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्पादक संपत्तियों में जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही उनका जो प्रबंध में भी हिस्सा होगा, तो इस तरह की भागीदारी को क्या कहते हैं। तो वो हो जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश को कहा जाता है। द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड एफडीआई, एफआईआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एसडीआर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं जो पोर्टफोलियो निवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो वो हो जाता है विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी कि जो बाहरी कंपनियां होती हैं जो भारत के वित्तीय बाजारों में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो संपत्तियां होंगी, जो निवेश संपत्तियां हैं, उसको परचेस करती हैं, तो वो हो जाता है आपका विदेशी संस्थागत निवेशक, एफआईआई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। इंडिया अडॉप्टेड एलईआरएमएस इन 1992. In 1993, dual exchange rate system was replaced by a unified floating exchange. Both, none. तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो भारत ने 1992 में एलईआरएमएस को अपनाया था, सही है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है एलईआरएमएस की हो जाएगी लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। हिंदी में कहें तो उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। इसको याद रखिएगा, हिंदी में भी हो सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसको 1992 में अपनाया था, सही है। और साथ ही जो दूसरा आपको दे रखा है एकीकृत वाला, वो भी आपकी जो 1992-93 में ही अपनाया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस, ट्रेड बिटवीन रीजन्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ऑल ऑफ द अबव। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है, वहाँ पर जब देश की सीमाओं से, देश की बाउंड्रीज से बाहर निकल करके आप दूसरे कंट्रीज के साथ जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं, जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ, रिकार्डो, हिग्स, नन। तो जो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत था ये दिया था रिकार्डो ने, डेविड रिकार्डो ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच व्यापार उपयोगी हो सकता है यदि वस्तु का लागत अनुपात है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियोज ऑफ गुड्स आर इक्वल, डिफरेंट, अनडिटरमाइंड, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि विदेश में जाकर हम अपनी वस्तुओं को बेचना चाहते हैं, तो कब हमारे लिए ट्रेड जो होगा वो यूज़फुल होगा, जब हमारी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट रेशियोज होंगे दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग होंगे। यानी कि एक हम यहाँ पर जब बना रहे हैं वस्तु को बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो आ रही है वो अलग है, और जो हम बाहर जाकर के बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अलग आ रही है। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे लिए ट्रेड यूज़फुल होगा। जाहिर सी बात है, आप इंडिया में किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, बाहर जाके आप उसको जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें पैसा ज़्यादा मिलता है, उस वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी करेंसी में चेंजेस होता है, या हो सकता है कि वो वस्तु बाहर कंट्रीज़ में नहीं मिलती है, इसलिए उस वस्तु को एक्सपेंसिव वहाँ पर ज़्यादा है। कई रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरिफ है। अ टैरिफ इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट फर्म्स, लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, बी एंड सी बोथ। तो टैरिफ यानी कि जिसे प्रशुल्क भी बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निर्यात फर्मों की संख्या पर प्रतिबंध है, आयात माल की मात्रा पर प्रतिबंध है, आयात पर कर है, बी और सी दोनों हैं। तो जो टैरिफ होता है वो
इंपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं बाहर से जो वस्तुएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो चीज़ें होती हैं। अपने देश से जो चीज़ें हम बाहरी देश में बेच रहे होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन बाहर से जो चीज़ें अपने देश में आ रही हैं वो क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। तो उस पर जब हमारा टैरिफ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कर होता है एक तरह का, इसलिए लगाया जाता है कि जो भी वो वस्तुएं बाहर से मंगा रहे हैं उनका मूल्य और जो हमारी कंट्री में जो चीज़ें बन रही हैं उनका जो वैल्यू है, उनका जो प्राइस आ रहा है वो बराबर आ जाए। उससे क्या होगा, जैसे कि चाइनीज़ मोबाइल है, आपने देखा होगा बाहर चाइनीज़ मोबाइल क्या होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। तो जो हमारे देश की कंट्री की जो भी कंपनीज़ हैं जो मोबाइल को सेल कर रही हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसीलिए मार्केट में क्या है, चाइनीज़ मोबाइल ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, वो क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आती है, जिसकी वजह से उनकी सेल का प्राइस भी कम रहता है। वही फीचर्स आपको उसमें भी मिल जाते हैं, वही फीचर्स आपको महंगे सेट्स में भी मिल देंगे। तो क्या करते हैं, आप वो सस्ते सेट्स को खरीद लेते हैं। तो इसीलिए लगाया जाता है टैरिफ, जिससे कि उनका प्राइस भी उन्हीं के बराबर आ जाए, जिससे कि कंपटीशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जो आपकी कंट्री में कंपनीज़ हैं उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए एक अधिकार प्रतियोगिता मॉडल के अनुप्रयोग का आधार यह विचार है कि व्यापार underlying the application of the monopolistic competition model to trade is the idea that trade increase market size, allows companies to charge higher price, increase consumer choices, decrease the number of firms in an industry। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जो एक अधिकार प्रतियोगिता मॉडल है उसका यूज़ जो ज़्यादा हो रहा है या जिसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं व्यापार में, उस विचार का आधार क्या है कि वो बाजार का आकार बढ़ाता है, कंपनियों को अधिक कीमत वसूलने की अनुमति देता है, उपभोक्ता विकल्प बढ़ाता है, एक उद्योगी फर्मों की संख्या घट जाती है। तो इसको यूज़ करने का आपका जो मेन व्यापार में आधार है वो हो जाता है कि ये मार्केट का साइज इंक्रीज करता है, बाजार का आकार बढ़ाता है। जाहिर सी बात है कि कोई आप ऐसी वस्तु बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पर आपका मार्केट में उस वस्तु को लेकर एक अधिकार है, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही अकेले अगर बनाने वाले हैं तो वहाँ पर आपके मार्केट का साइज़ जो होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। The geographically distributed area or zone where the economic laws are more liberal as compared to other parts of the country is called। भौगोलिक रूप से वितरित क्षेत्र या जोन जहाँ देश के अन्य हिस्सों की तुलना में आर्थिक कानून अधिक उदार हैं कहलाते हैं। यानी आपको बताना है कि वो ऐसे क्षेत्र या ऐसे जोन या ऐसे एरियाज जहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके इकोनॉमिक लॉज होते हैं, जो भी आर्थिक रूप से नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, वो वहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े से लिबरल होते हैं। वो उस एरिया को क्या कहते हैं, EOU, SEZ, AEZ, FTZ। तो एरिया कहलाता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। वहाँ पर क्या होगा कि जो भी इकाइयाँ, जो भी यूनिट्स काम कर रही होती हैं, उनका मेन जो उद्देश्य होता है, मेन एम होता है प्रोडक्शन करने का, वो हो जाता है एक्सपोर्ट करना। वो अपनी वस्तुएं जो बनाते हैं वो मेनली एक्सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिक लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं, लिबरल होते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं बनानी, ऐसा प्रोडक्शन बन कर रही हैं कि वहाँ पर जो भी उस वस्तु को बनाने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, छूट दे देती है गवर्नमेंट। इस तरह के कई ऐसे उनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बनाकर एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCIE का क्या अर्थ है, व्हाट डज CCIE स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपको CCIE की फुल फॉर्म बतानी है। चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट, कंट्रोल ऑन कॉटन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर CCIE की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, केंद्रीय कुटीर उद्योग निर्यात, कपास के आयात और निर्यात पर नियंत्रण, केंद्रीय आयात और निर्यात आयुक्त। तो यहाँ पर जो CCIE की फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, यानी कि चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदान बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है। बिल ऑफ लैंडिंग इज इशूड बाय द कैप्टन ऑफ द वेसल, शिपिंग कंपनी, कस्टम अथॉरिटीज, कंसाइनर। तो यहाँ पर जो बिल ऑफ लैंडिंग होगा, लदान बिल होता है, वो कौन जारी करता है, वो करता है शिपिंग कंपनी जारी करती है। उसमें क्या होता है, समझ लीजिए एक तरह से कानूनी दस्तावेज हो जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि जो वाहक होगा और शिपर कंपनी जो होगी उसके बीच होता है, एक अनुबंध की तरह कार्य करेगा। एक रसीद है जो कि जिसमें कि विवरण होता है कि कितनी आपके टाइप ऑफ गुड्स हैं, माल के प्रकार है, क्वांटिटी है, गंतव्य कहाँ तक उसको जाना है, उन सारी डिटेल्स उससे बिल ऑफ लैंडिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें रहती हैं। तो यहाँ पर कौन जारी करेगा, शिपिंग कंपनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स फ्रॉम। WTO समझौता कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1998। तो जो WTO समझौता था कब से लागू हुआ था, 1 जनवरी 1995 से।
इसका जो आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे या इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि कहाँ से बनाई है, तो सबसे पहले जो आपका आया था प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौता, जिससे कि गैट बोलते हैं इंग्लिश में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर गैट की स्थापना हुई थी। उसके बाद से जो आपका WTO आया 1995 में, गैट को समाप्त करके क्या किया गया, WTO को बनाया गया था। तो यहाँ पर जो आपका WTO एग्रीमेंट कब से लागू हुआ, वो हो जाएगा 1 जनवरी 1995। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन रूल्स फर्स्ट पास्ड इन द ईयर। विदेशी व्यापार नियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1991, 1998, 1993, 1994। यहाँ पर आपको बताना है जो फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन रूल्स हैं वो कब पास किए गए थे, तो वो पास किया गया था 1993 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IAC नंबर इज ए नंबर विद। IAC नंबर एक संख्या है 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 9 डिजिट्स, 10 डिजिट्स। आपको बताना है जो IAC नंबर होता है वो कितनी संख्याओं का नंबर है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल में बताऊंगी IAC होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इसमें कितनी संख्या होती है, वो हो जाएगी 10 डिजिट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी देश में मूल्य के संदर्भ में आयात से अधिक निर्यात हो रहा है तो यह कहा जा सकता है कि इफ़ ए कंट्री इज हैविंग मोर एक्सपोर्ट्स दैन इम्पोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स, इट कैन बी सेड दैट द कंट्री इज हैविंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है। यानी कि हम वस्तुएं जो है बाहरी देश में, कंट्री में सेल ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हम खरीद कम रहे हैं, परचेज कम कर रहे हैं। तो ये क्या है? डिफिसिट अंडर BOP, डिफिसिट अंडर BOT, सरप्लस अंडर BOT, सरप्लस अंडर BOP। सबसे पहले समझ लेते हैं BOP क्या है। BOP हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आपका BOT जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, वो ज़्यादा आ रही है भारत में। इंपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कि हम चीज़ें कम मंगाएं, इसलिए हमारे देश की मुद्रा बाहरी मुल्कों में कम जा रही है। विदेशी मुद्रा ज़्यादा आ रही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा सरप्लस अंडर BOP। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, सरप्लस है, अधिशेष निकल के आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।